Hello friends, welcome to Gyan for Media and I am Kritika. Friends, as you know कि Gyan for Media एक ऐसा platform है which is dedicated to students pursuing journalism and mass communication as their course in graduation or in masters, or those who are aspiring to clear their UGC NET examination with mass communication as their subject. सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल का फायदा उठा सकें। तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हु इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली, एंड शी इज मिसेस पद्मिनी जैन. To tell a brief about her, she has around 14 years of academic experience and around 7 years of in-field experience. She has worked in advertising agencies like Google, Mudra, and has also worked in some of the very famous ad agencies. And she'll be shedding light on basics of advertising today. Advertising is ऐसा chapter है friends जो कि आपके UGC नेट के सिलेबस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हर साल इसमें से 5 से 7 क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में आते हैं, तो हो सकता है इस साल भी कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएं. तो मैम विल बी शेडिंग लाइट ऑन द थ्योरी पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो विल बी टेकिंग सम MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे कि आपके नेट के पेपर में आते हैं. तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स. हो सकता है कि यही क्वेश्चंस जो हम लोग आज डिस्कस करें आपके आने वाले नेट के पेपर में आ जाएं. सो प्लीज लेट मी वेलकम Padmini ma'am. Ma'am, it's all yours. Hi Kritika. Thank you so much for having me over to your platform. And hello to all the audience जो कृतिका का चैनल देखते हैं और या फिर नया आज देख रहे हैं. सबको मैं वेलकम करती हूँ. एंड इट इज़ वेरी गुड कि अपनी पढ़ाई के लिए आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी आ रहे हैं हेल्प लेने के लिए. सो बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो आज मैं आपको एडवर्टाइजिंग का जो आपका नेट का सिलेबस है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये जो यूनिट है जैसा कृतिका ने बताया उसके ऊपर हम बात करेंगे. सो इट्स अ वेरी वास्ट सिलेबस इन द यूनिट. फॉर दैट वी वुड नीड मेनी क्लासेस टू कवर इट, बट टुडे आई विल टेक एन इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन एडवर्टाइजिंग. तो हम बात करेंगे व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की मार्केटिंग मिक्स में क्या जगह है, एडवर्टाइजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है. सो द डेफिनेशन, द कॉन्सेप्ट्स वुड मीन we would try and differentiate it from other very basic things like public relations, publicity, propaganda, और फिर हम अगर समय रहा तो functions of advertising और criticism की भी बात करेंगे. So friends, let me just start with कि बहुत कई बार लोगों को डर लगता है कि ये शायद MBA वाले भी एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं और मैस कॉम में भी हम लोग एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं, तो शायद ये बहुत मुश्किल सा एक सब्जेक्ट है जिसके लिए फिलिप कॉटलर जैसी किताबों को पढ़ना है. उसके साथ एक बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं चाहिए. आज हम शुरू करते हैं आपके लिए बहुत बेसिक से, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, जो ग्रेजुएशन में है या जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इक्वल तरीके से आई थिंक ये काम का होगा. सो एडवर्टाइजिंग होता क्या है, विज्ञापन जिसको हम हिंदी में कहते हैं. तो आप अपना हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, दोनों के तरीके से हम लोग वी शैल कवर दिस टॉपिक टुडे. व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट? An advertisement is any form of non-personal penetration or promotion of ideas of goods and services by an identified sponsor. यानी कि अब आप हर ये जो डेफिनेशन हमने बेसिक से देखी, इसके हर छोटे छोटे पहलू पे अगर ध्यान देंगे, you will be able to clear all your MCQs that are part of not only your NET exam but also many of your other competitive exams. तो जब हम विज्ञापन की बात करते हैं, ये नॉन पर्सनल होता है, ये पर्सनली आपसे आके कोई बात नहीं करेगा. और जहां पे भी आप विज्ञापन देखें, अगर आप ये समझ पाए कि इसके लिए पैसे दिए गए हैं और इस फला कंपनी ने इसके लिए पैसे दिए हैं, तो यानी समझ जाइए वो चीज एक विज्ञापन है. और यदि आपको लगता है कि पता नहीं पैसे मिले हैं कि नहीं, कोई ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, सपोज करिए आपकी फ्रेंड बहुत खूबसूरत दिख रही है और आपने बोला वही बहुत अच्छी लग रही हो, स्किन बड़ी चमक रही है, और उसने आपसे कहा कि मैंने आजकल क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज करना शुरू कर दिया है. तो क्या वो एडवर्टाइजमेंट है या नहीं, कैसे जान पाएंगे? आपको यदि पक्का पता है क्लीन एंड क्लियर उसको रुपए दे रहा है और वो रुपए लेकर उनके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही है, तो वो विज्ञापन है. यदि आपको लगता है कि नहीं,
वो मुझे दोस्ती के नाते बता रही है, तो वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। हम आगे आकर के इन सब टर्म्स का क्लियर डेमार्केशन भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप एडवर्टाइजिंग में 3 मेजर पॉइंट ऑफ व्यूज याद रखिए। इट इज नॉन पर्सनल, it is by an identified sponsor and it aims at persuasion. Persuasion मतलब आपके अंदर तमन्ना जगाना कि आप किसी ब्रांड की चीज को इस्तेमाल करें, खरीदें या उसके बारे में सोचना शुरू करें। So persuasion, which is promotion and penetration, non-personal and identified sponsor. अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में। एडवर्टाइजिंग एज अ कॉन्सेप्ट इज अ smaller part of a broader umbrella called marketing. जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये एक बड़ा फंक्शन है, इट इज अ ब्रॉड बिजनेस फंक्शन जिसमें 4-5 चीजें आती हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यदि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी रिसर्च की जाती है, उसको डेवलप किया जाता है, अपनी ऑडियंस के लिए उसको ठीक से मार्केट में उतारा जाता है। उतरने के बाद उसकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाए, किन किन दुकानों पे वो होना चाहिए, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको रखेंगे, वो भी मार्केटिंग का पार्ट है। उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में छा जाने के लिए या लोगों को इसे खरीदने के लिए हमें इसको किस कीमत पे बेचना है। दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैस कॉम के स्टूडेंट्स होने के नाते हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मार्केटिंग का चौथा एस्पेक्ट विच इज कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन। सो अगर आपको नेट में आता है व्हाट आर द मार्केटिंग फंक्शंस या कुछ फंक्शंस दे दिए जाएं और एमसीक्यू में पूछा जाए क्या ये मार्केटिंग का फंक्शन है, तो मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है? प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेलरशिप ऑफ योर प्रोडक्ट, द प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन और प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर हम एक ब्रॉड एग्जाम्पल लें और इसमें मार्केटिंग के चारों फंक्शंस को देखें, केलॉग्स एक कॉर्नफ्लेक्स ब्रांड है और वो नया नया जब इंडिया में आया उस समय इंडिया में बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लेक्स खाने का रिवाज नहीं था। मोहन्स करके एक कॉर्नफ्लेक्स आया करता था। तो इंडिया बीइंग अ ट्रेडिशनल कंट्री, इंडिया में अगर ब्रेकफास्ट आइटम देखा जाए तो साउथ में इडली, डोसा, उत्तपम, उपमा, नॉर्थ में परांठे या इस तरीके की चीजें ज्यादा हुआ तो ब्रेड या टोस्ट खाने का रिवाज था। तो जब केलॉग्स ने खुद को लॉन्च करना था उन्होंने सबसे पहले तो रिसर्च करी और अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से डेवलप करने की कोशिश करी और ये कहना शुरू करा कि इसमें आयरन है, इसमें ये वाले न्यूट्रिशन है, ताकि सारी मदर्स अपने बच्चों को इस ब्रेकफास्ट आइटम के लिए मना ना करें। देन कम्स मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उनको इस प्रोडक्ट को कहाँ पे रखना है, क्या हर शॉप पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग करी, मतलब टीवी पे इसके विज्ञापन दिखाए, न्यूज़पेपर्स में दिए, और सपोज करिए आप एक छोटे से शहर में रहते हैं, आप औरैया में रहते हैं और वहां पे आप लेने के लिए गए कि भैया मुझे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स दे दीजिए, और आपका किराने वाले स्टोर वाले अंकल ने बोला कि बेटा इस नाम का तो कोई कॉर्नफ्लेक्स आता ही नहीं है हमारे पास। तो यानी उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करी अगर उस स्मॉल स्मॉल चैनल तक, तो वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रॉपर नहीं है। अब तीसरा आयाम देखिए, यदि उन्होंने कहा हाँ बेटा केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, किराने वाले अंकल ने आपके सामने डब्बा रख दिया, ये लीजिए, और आपने पूछा कितने का है, उन्होंने कहा 350 का। आपने एकदम से कहा 350 एक ब्रेकफास्ट आइटम के लिए? दूसरा वाला कॉर्नफ्लेक्स कितने का आता है? उन्होंने बोला 100 रुपए का। तो आपने उस प्रोडक्ट को शायद नहीं खरीदा और आप उसको छोड़ के आ गए। तो मार्केटिंग यहाँ पे फेल हो जाती है। प्राइसिंग भी इंपॉर्टेंट है। अनदर सिस्टम इज कि प्रोडक्ट डेवलप हो गया, लोगों के काम का है, सही जगह से मार्केटिंग में पहुंच गया, उसकी प्राइसिंग भी ऐसी की गई कि लोग उसे खरीदे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है, यानी उसकी कम्युनिकेशन या प्रमोशन प्रॉपरली नहीं हुआ, तो तब भी वो प्रोडक्ट मार खा जाता है। तो मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, उसको प्रमोट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अब कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने के नाते आइए देखिए, ये आपके पास कैसे जिम्मेदारी आती है कि इस प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करना है। जो लोग अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं, कल को यदि वो इस फील्ड में जॉब्स करने चाहते हैं तो कम्युनिकेशन मिक्स बनाने की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन मिक्स क्या होता है, जिसमें एडवर्टाइजिंग एक पार्ट है। कम्युनिकेशन मिक्स आर स्पेसिफिक मेथड्स दैट आर यूज्ड टू प्रमोट द कंपनी और इट्स प्रोडक्ट टू टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या है? वो लोग जो उस चीज को खरीदेंगे। कम्युनिकेशन मिक्स से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ भी चुके हैं कि दे डायरेक्टली आस्क व्हाट इज कम्युनिकेशन मिक्स, जैसा आपने बताया डेफिनेशन। बिल्कुल। एंड यस मैम, प्लीज एक्सप्लेन देम टारगेट ऑडियंस एंड प्रोपेगेंडा, जो आपने स्टार्टिंग में कहा था,
with these two are मतलब very common terms. We not जो only एग्जाम में आते हैं. right, such questions are not only asked in paper 2 but also in paper 1, जो एक जनरल पेपर होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें भी कई बार टारगेट ऑडियंस या प्रोपेगेंडा इस तरह के टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं. तो मैम प्लीज शेड सम लाइट ऑन बिल्कुल. दैट. यस कृतिका, यू आर वेरी राइट, क्योंकि मैथ्स कॉम के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जर्नली भी इंपॉर्टेंट है. तो कम्युनिकेशन मिक्स में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सबसे पहले आपको जानना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है. तो ना सिर्फ कंपटीशन के लिए, यदि आप इसको एज अ सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हैं, तो टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जिन तक आपका प्रोडक्ट यूज करने के लिए पहुंचना चाहिए. यदि आप देखें, एक पेन 1 रुपए का भी आता है, 5 रुपए का भी आता है, और पेन 5,000 और 10,000 का भी आता है. तो जब आपसे कहा जाए कि इसकी मार्केटिंग करिए, यदि आपको ये मालूम ना हो कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन इस पेन को खरीदने वाला है, इस शर्ट को कौन पहनने वाला है, शर्ट आपके माली और चौकीदार भी पहनते हैं, और शर्ट तो जो है अंबानी भी पहनते हैं और मार्क ज़ुकरबर्ग भी पहनते हैं. कौन सी वाली शर्ट मीटिंग में पहनी जाती है, कौन सी घर में पहनी जाती है, किसको पहन के सोया जाता है. सो दिस यू हैव टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट एंड हु इज योर टारगेट ऑडियंस हु विल बाय दिस. तो टारगेट ऑडियंस बेसिकली उसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस है: डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स एंड these days important one is जियोग्राफिक्स, क्योंकि आज जियो टारगेटिंग की बहुत मार्केटिंग में बात की जाती है. तो ये 3 चीजें क्या है? डेमोग्राफिक्स वो चीजें हैं जब अपने टारगेट ऑडियंस से परिचय बनाने के लिए आप उससे बिना मिले कुछ चीजें उनके बारे में कह सकते हैं. यानी इस व्यक्ति की उम्र क्या है, आपका सिर्फ उसका डेटा आप कहीं पे भी देख लें, आपको उससे पर्सनल परिचय ना भी हो, तो आप जान पाएंगे इसकी एजुकेशन क्या है. सो योर एज, योर एजुकेशनल लेवल, योर इनकम लेवल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड वेयर डू यू लिव. ऑल दीज आर डेमोग्राफिक डेटा. यानी कि आप एक व्यक्ति को जाने तो आपको मालूम है कि मेरे को अगर ये प्रोडक्ट, ये चॉकलेट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल किंडरगार्टन, राइट, तो ये मेरे को किंडर जॉय कौन से टारगेट ऑडियंस को देना है, मुझे 2 साल से लेके 6 साल के बच्चों या 7 साल के बच्चों के लिए देना है. सो दिस इज अ डेमोग्राफिक प्रोफाइल का हिस्सा. अनदर थिंग इज साइकोग्राफिक्स, जिसमें आती है साइकोलॉजिकल चीजें जैसे एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, चॉइसेस, किसी को क्या पसंद है, क्या नापसंद है. सेम यदि एक 2 साल का बच्चा है, उसके कलर प्रेफरेंसेस अलग हैं. आप उसको लेके जाएं प्लेग्राउंड में, शायद वो कौन से कलर के झूले पे जाकर के बैठेगा और दूसरा बच्चा किस पे जाएगा. सो दिस इज चॉइस. और हर एक व्यक्ति जो है उसके बिहेवियर पैटर्न्स अलग हैं. सो व्हेन अ फिल्म इज रिलीज्ड, तो भले आप कहें कि ये मिलेनियल्स के लिए हमने पिक्चर बनाई है, लेकिन हर मिलेनियल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है. कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, कोई सिनेमा हॉल में जाके देख रहा है, कोई पायरेटेड वर्जन को डाउनलोड कर रहा है. सो दिस इज हाउ यू नो योर टारगेट ऑडियंस का साइकोग्राफिक्स. अनदर थिंग इज जियोग्राफिक्स. वो व्यक्ति बड़े शहर में रहता है या गांव में रहता है, रूरल है, अर्बन है, सेमी अर्बन है, कौन से कंट्री में रहता है, या उसके आसपास किस तरीके की मार्केट्स हैं, उसके आसपास कौन से स्कूल्स हैं, कौन से कॉलेजेस हैं. ऑल दिस हैज टू बी नोन फॉर द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव. सो दीज आर टारगेट ऑडियंस के बारे में जब बात होती है, डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स एंड जियोग्राफिक्स. अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग मिक्स, जब हम कम्युनिकेशन मिक्स जब बात कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल द थिंग्स इन अ कम्युनिकेशन मिक्स. उसके कई एलिमेंट्स हैं जिनको हम एक एक करके अभी डील करेंगे. सब एलिमेंट्स का फंक्शन है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट और योर सर्विस. अभी कोविड-19 चला, कोरोना वायरस आया, हर एक के फोन पे एक रिंगटोन आनी शुरू हो गई कि कोरोना वायरस क्या है और इससे कैसे बचें. सो टू क्रिएट अवेयरनेस, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. तो ये एक मार्केटिंग का एफर्ट था जहां पे आपको पर्सनलाइज्ड मैसेज दिया जा रहा था आपके फोन पे. द सेकेंड थिंग इज परसुएडिंग द कस्टमर टू यूज दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस. आपको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करवा दी गई, फिर परसुएड करना है कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें. ये परसुएशन कैसे हुए? फिर से बार बार मार्केटिंग की गई, हर चैनल पे, हर रेडियो पे डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला, न्यूज रिपोर्टर्स ने कहा, व्हाट्सएप के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिली. सो दिस इज द परसुएशन पार्ट. देन आउटग्रोइंग द कॉम्पिटिशन. सपोज करिए मास्क बहुत सारे आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब इस चीज की जरूरत है, तो कौन सा मास्क बेटर है? आप एक सिंपल मास्क लगाएं या आप N93 लगाएं या N95 यूज करें. तो जब लोग उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट देना शुरू करेंगे, आप तक पहुंचेंगे, सो दे विल ट्राई टू आउटग्रो द कॉम्पिटिशन. आजकल बहुत ज्यादा हो गया है कि यूट्यूब चैनल्स हैं,
तो आप कौन सा यूट्यूब चैनल देखें और कौन सा ना देखें। नेट की तैयारी के लिए भी आप ये ज्ञान फॉर मीडिया कृतिका का चैनल देखेंगे या कोई और देखेंगे, इसके लिए मार्केटिंग अगेन बहुत जरूरी हो जाती है। एंड देन इज टू रीच द प्रॉपर टारगेट ऑडियंस। अब इस चैनल की बात करें तो इसके टारगेट ऑडियंस वो है जो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन में उस सब्जेक्ट को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। तो मार्केटिंग के फंक्शंस क्या हो गए? क्रिएटिंग अवेयरनेस, persuading the customer to use that product or service, to outgrow the competition and to reach your target audience. अब आते हैं elements of this communication marketing mix. क्या क्या चीजें हैं जिनके थ्रू आप ये मार्केटिंग कर सकते हैं, और इससे आपको क्लियर भी होगा कि डिफरेंसेस क्या हैं। एलिमेंट्स हैं एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, इवेंट स्पॉन्सरशिप्स, पॉइंट ऑफ परचेज एंड पैकेजिंग। तो इन 7-8 एलिमेंट्स की 1 2 3 4 8 एलिमेंट्स हैं। इनके बारे में आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए एज स्टूडेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन और स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो, कि ये क्या है और एक दूसरे से कैसे भिन्न है। भिन्न, एग्जैक्टली। मैं ये पूछने वाली थी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा बताइए कि एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में हम ये दोनों टर्म्स एक साथ पढ़ते हैं। हमारी जो क्लास होती है दैट इज ऑन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। सो हाउ दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? और सिर्फ क्लास ही नहीं कृतिका, कोर्सेज भी अगर आप आईएमसी में जाएं तो एडवर्टाइजिंग इन पब्लिक रिलेशंस का डिप्लोमा इकट्ठा होता है। तो कई बार आपने बहुत सही सोचा कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये दोनों अलग कैसे हैं, एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन दैट सेपरेट्स बोथ ऑफ देम। तो आइए देखते हैं। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन तो आपने पहले भी सुनी, जहां पे स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड है, नॉन पर्सनल मैसेजेस है और पर्सुएशन है। सो एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स ऑल द मैसेजेस दैट अ बिजनेस पेज टू डिलीवर थ्रू अ मीडियम टू रीच द टारगेट ऑडियंस। यानी जब पैसे दिए जाएं वो मैसेज देने के। टीवी में आप सीरियल देख रहे हैं और बीच में एक ब्रेक आती है और उसमें कुछ चीजें आती हैं, कुछ छोटी छोटी 30-30 सेकंड्स की फिल्म आती है जिनको हम मशहूरियां या एडवर्टाइजमेंट्स या विज्ञापन के नाम से जानते हैं। आपको ये मालूम है कि अगर कोक के बारे में ये 30 सेकंड की फिल्म आई तो कोक ने इसके लिए पैसे दिए स्टार प्लस को कि भाई ब्रेक में मुझे दिखा देना, तो ये विज्ञापन बन जाता है। Since it involves majority of paid message, so it is easy to recognize what are advertisements. अगर आप न्यूज़पेपर उठाते हैं और आपको एक रंग बिरंगा सा एक डब्बा खाना दिखता है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है कि ये हीरो साइकिल्स जो है खरीदिए, तो आपको मालूम है कि ये एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट को पहचानने के लिए इट इज पेड, इट इज नॉन पर्सनल एंड इट यूजेस योर मीडियम एक्सक्लूसिवली। न्यूज़पेपर में, टीवी पे, रेडियो पे, बाहर निकले तो होर्डिंग्स पे, मेट्रो के ऊपर, बसों के ऊपर, आपको हर जगह विज्ञापन मिल जाते हैं। वो आपको हेलो करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। अब हम आते हैं, जब आपने पूछा कि व्हाट इज पब्लिक रिलेशंस, एंड वी नीड टू नो हाउ इट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। सो इट इज वेरी सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दोनों का पर्पस एक है। दोनों चाहते हैं कि आप उनका प्रोडक्ट खरीदें, आप उस प्रोडक्ट से एक रिश्ता बनाएं। The major difference is that you do not pay for the time and space that you have used. So then it becomes an activity of public relations. Right. जैसे हमने आपको पहले कहा, यदि आपकी दोस्त ने आपसे कहा कि मेरी स्किन अच्छी हो गई क्योंकि मैं क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज कर रही हूँ। Right. अब हो सकता है कि वो क्लीन एंड क्लियर की इन्फ्लुएंसर हो, वो एक ब्लॉगर हो जहां पे वो मेकअप प्रोडक्ट्स और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में लिखती हो और उन लोगों से रुपए लेती हूँ, वो लोग उसको फ्री प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, लेकिन आपको नहीं पता चला कि वो पैसे ले रही है। तो आपके लिए वो एक पब्लिक रिलेशंस की एक्ट है। आप कोई सेलिब्रिटी इंटरव्यू देखते हैं, दीपिका पादुकोण की इंटरव्यू आ रही है और उनसे फिर पूछा जाता है कि आप जो है आपकी इस फिटनेस का राज क्या है। तो वो यदि आपको कहती है मैं गोल्ड जिम जाती हूँ और वहां पे मैं बहुत फिट रह पाती हूँ, वहां के इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और फिर वो अपनी इंटरव्यू कंटिन्यू कर लेती है। तो दिस इज पब्लिक रिलेशंस। Because she is a brand ambassador of that particular brand, तो वो उसके बारे में, वो है ना इसके ब्रांड एम्बेसडर, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो उसके बारे में वो बात कर सकती है। या फिर आपको अपने क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिकेट की ब्रेक में पेप्सी पीते हुए नजर आते हैं, वो सब पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपको लगता है भाई ये तो यही वाली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। सो दिस इज पब्लिक रिलेशंस। उस प्रोडक्ट से आपका रिश्ता बना क्योंकि आपके किसी ब्रांड एम्बेसडर, एक सेलिब्रिटी, एक व्यक्ति जिसको आप फॉलो करते हैं, उसने उसके बारे में बात की,
या उसको यूज करता हुआ वो दिखा। तो इस स्पेस के लिए इंटरप्ट यू, क्योंकि हमें लास्ट जी में एमसीक्यूज भी लेने हैं एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो मैम प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म प्रोपेगेंडा, लाइक हाउ इट इज ऑफ different from कोर्स advertising, propaganda and advertising. I'll come to propaganda. One last point that I'll just make about PR is कि कैसे आप क्योंकि क्वेश्चन बहुत कॉमनली आ जाता है कि क्या डिफरेंस है PR और एडवर्टाइजिंग में। Advertising. सो वन लास्ट पॉइंट, एक एग्जांपल मैं देती हूँ। कई बार न्यूज़पेपर में जब आप देखते हैं विज्ञापन तो आप जान पाते हैं, लेकिन यदि आप देखें कि किसी ने किसी के बारे में लिखा है, कोई एक व्यक्ति सपोज मिल्खा सिंह एक आर्टिकल लिख देते हैं और वो कहते हैं कि मैं ये प्रोटीन वाला ये वाला प्रोटीन एक्स पीता हूँ एंड दिस इज गुड फॉर फिटनेस, और वो एक इंटरव्यू की तरीके से आता है, दैट इज एन एक्ट ऑफ पीआर और उसको एडवर्टोरियल कहा जाता है। Right. तो कृतिका, एडवर्टोरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है Right. जो एडवर्टाइजिंग और पीआर के बीच का एक टर्म है, जहां पे आपको पता नहीं चलता कि उस व्यक्ति से ये पेड सर्विस ली जा रही है। And in fact, और वो up to सर्विस newspaper में, in newspapers like Times of India, they are very openly giving these advertorials. वहाँ पे वो they mention that it is a advertorial ऑफ कोर्स, on their और इसी page. तरीके से गूगल भी मेंशन करता है कृतिका, कभी आपने ध्यान दिया हो तो, स्पॉन्सर्ड सर्च। तो Right. सर्चेस जो स्पॉन्सर्ड नहीं है और जो स्पॉन्सर्ड है, जो एडवर्टोरियल पेपर में इनके बारे में बात होती है, Right. right? So after this we come to the next element of marketing mix, which is personal selling. Unlike advertising, personal selling involves one-to-one relationship with the consumer. चाहे वो ओरल हो या रिटन हो, लेकिन वो मैसेज आपके पास पर्सनली आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ ईमेल आती है जिसपे लिखा जाता है डियर कृतिका, आपके लिए एक्सक्लूसिवली ये ऑफर, या रिटेल शॉपर्स को कई बार ऑफर्स दिए जाते हैं कि आप इतनी सेल रीच कर लीजिए तो आपको ये वाला प्राइस दिया जाएगा। तो दिस इज पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट एलिमेंट इज सेल्स प्रमोशन। मैं केवल डेफिनेशंस की बात कर रही हूँ, लेकिन इससे आपको क्लियर होता जाएगा अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेल्स प्रमोशन इज अ डायरेक्ट इंटरफेस विच ऑफर्स एक्स्ट्रा वैल्यू और इंसेंटिव टू योर प्रोडक्ट, जहां पे आपको कुछ भी खरीदने के लिए कहा जाए कि आपको ये कूपन दिया जा रहा है या इतना परसेंटेज ऑफ डील फ्री दिया जा रहा है। जब शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ये चीजें की जाती हैं कि आप ये सर्फ ले लीजिए, इसमें 4 किलो के साथ 2 किलो एक्स्ट्रा, मैंने कल ही खरीदा तो मुझे याद है ये एग्जाम्पल, इस तरीके की चीजें होती हैं, तो वो सेल्स प्रमोशन होता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मार्केटिंग, जहां पे आप कहीं जाते हैं और आपके पास एक व्यक्ति आके कहता है ये भर दीजिए और आपके घर पे हम आएंगे ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए, ये आप फॉर्म भर दीजिए। सो दिस इज डायरेक्ट मार्केटिंग वेयर दे रीच यू डायरेक्टली एंड वेरी पर्सनली। इससे नेक्स्ट मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है इवेंट्स। कॉलेज का इवेंट है, कहीं पे कोई हेल्थ कैंप है या कोई एनजीओ का इवेंट है, वहां पे कोई कंपनी अपनी कैनोपीज लगाती है या कुछ स्पॉन्सरशिप देती है, तो वहां पे भी उनका मार्केटिंग होता है, पर दैट इज नॉट एडवर्टाइजमेंट। वो इवेंट्स में अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। देन इज पॉइंट ऑफ परचेज। कई बार आप देखेंगे आप दुकान पे चले जाते हैं कुछ खरीदना सोच के, और वहां पे देखने से आप कुछ और अपना मन बदल देते हैं। तो पॉइंट ऑफ परचेज शॉप पे जो डैंगलर्स लटके रहते हैं, प्लेसमेंट्स ऑफ गुड्स कहाँ पे है, तो ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं बायर का डिसीजन एट द पॉइंट ऑफ व्हेन ही इज ट्राइंग टू परचेज द पॉइंट। आप घर से सोच के गए मुझे सनसिल्क का शैम्पू लेना है, सनसिल्क याद करते गए और वहां जाते ही देखा हेड एंड शोल्डर्स के बहुत सारे रैक्स भरे हुए हैं, इतने अट्रैक्टिव तरीके से रखे कि आप वहां जाके यदि अपना डिसीजन चेंज कर दे, या वो बोल रहे हैं कि आप 2 ले लेंगे तो हम आपको 50% ऑफ दे देंगे, एक के साथ एक फ्री दे देंगे, राइट। सो दिस इज पॉइंट ऑफ परचेज पे जाके डिसीजन चेंज हो जाती है। Another very important thing is packaging. तो पैकेजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक बिस्किट का पैकेट है जो 5 रुपए का आ रहा है और एक बिस्किट का पैकेट है मे बी जो 500 रुपए का आ रहा है, उनकी दोनों की पैकेजिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत अलग है, क्योंकि दोनों की टारगेट ऑडियंस अलग है। टारगेट ऑडियंस इनकम के हिसाब से, टारगेट ऑडियंस आपकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल अलग रहती है, तो इसीलिए इसकी पैकेजिंग के हिसाब से भी मार्केटिंग में बहुत फर्क आता है। सो आई होप आप लोगों को ये टर्म्स अलग अलग मार्केटिंग मिक्स की समझ में आ गई। अब हम उस चीज पे आते हैं जो कृतिका बहुत देर से बात करना चाह रही है कि प्रोपेगेंडा, बिकॉज शी हैज सीन, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस और प्रोपेगेंडा कैसा इससे अलग है। प्रोपेगेंडा इज यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन व्हिच आर बायस्ड और मिसलीडिंग इन नेचर। जब भी कुछ चीज को प्रमोट किया जाता है, यूजुअली दीज आर यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। एक प्रोपेगेंडा को जिस टर्म में हम हिस्टोरिकली यूज करते हैं वो हिटलर के साथ जोड़ा जाता है कि हिटलर ने एक प्रोपेगेंडा किया, यानी उन्होंने नेगेटिवली एक कम्युनिटी के बारे में, नाजीज और जर्मन्स में एक जो एनिमिटी या दुश्मनी
शुरू करवाने के लिए उन्होंने नेगेटिवली एक कम्युनिटी को प्रमोट किया। तो इसको हम प्रोपेगेंडा कहते हैं। यदि डेफिनेशन देखें तो प्रोपेगेंडा इज द कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड प्राइमरीली टू इन्फ्लुएंस एन ऑडियंस एंड टू फर्दर एन एजेंडा। आपके पास एक पॉलिटिकल एजेंडा है और उसके लिए यदि आप अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड दिस मे नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव व्यू, हो सकता है बताने वाले का सिर्फ ये सब्जेक्टिव व्यू और इसमें सच्चाई नाम मात्र की ही हो, तब ये प्रोपेगेंडा होता है। तो जब आप ऑब्जेक्टिवली किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वो एडवर्टाइजिंग पीआर हो सकता है। जब आप नेगेटिव इरादे से पॉलिटिकली करते हैं तब वो प्रोपेगेंडा होता है। एक और टर्म जो बहुत कंफ्यूजिंग होती है विच इज प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी में फर्क क्या है। तो पब्लिसिटी इज एनी नॉन पेड फॉर्म ऑफ अ कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज और एडिटोरियल कंटेंट जो आइडियाज या प्रोडक्ट्स के बारे में हम कहते हैं। पब्लिसिटी आजकल बहुत आप लोग जो रिलेट करेंगे वो है फिल्मों से। कोई फिल्म आने वाली है तो किसी शो में आ जाते हैं, डांस इंडिया डांस में, कपिल शर्मा शो में सारी स्टार कास्ट आ जाती है और अपने बारे में बात करती है और फिर बीच बीच में फिल्म के बारे में भी बात करती है। तो वो नॉन पेड है, गेन गेन सिचुएशन है। उनका शो चल रहा है, उनकी फिल्म आ रही है, सबको एक दूसरे से फायदा हो रहा है। तो उस नॉन पेड में व्हेन यू डिस्कस इट इज पब्लिसिटी। तो आई होप कृतिका कि आपके जो ऑडियंस है उनको एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी के बारे में क्लियर तरीके से समझ आ गया हो। इसके बावजूद यदि कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस आएंगे तो हम दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। और जो दूसरी चीज आज हमने डिस्कस करी वो कम्युनिकेशन मिक्स है, जिसके 8 एलिमेंट्स हमने डिस्कस करे। एडवर्टाइजिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स डिफरेंशिएशन विद अदर कॉन्सेप्ट्स। तो अभी कृतिका पे है और समय है तो हम कैंपेन प्लानिंग या फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग लें या एमसीक्यूज लें, प्लीज बताएं कृतिका। मैम कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी आसानी हो। हेलो, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं दे शुड गेट एन आइडिया। कृतिका, आर यू देयर? यस मैम। हेलो कृतिका, कैन यू हियर मी? यस मैम, आई कैन हियर यू। आपको आ रही है आवाज? वो कुछ कह रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैम अब लेट अस टेक सम एमसीक्यूज, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स एंड दे आर एस्पायरिंग टू क्लियर नेट एग्जाम और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, तो दे विल गेट अ आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सॉरी कृतिका, आई हैव लॉस्ट द वॉइस अगेन। मैम वी डोंट हैव मच टाइम और बाकी जितने टॉपिक्स रहते हैं वी कैन डिस्कस देम अगेन सम टाइम लेटर। अभी हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स आर aspiring to clear their net exam, so they'll get a hang of it कि किस तरह के questions आते हैं। So my first question to you is that scheme advertising aims at dash promotion. Option A is institutional, option B is creative, option C is internal, and option D is consumer. So here they are talking about scheme advertising. सो कृतिका, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप एमसीक्यूज भी लेते हो अपने इन वीडियो सेक्शंस में, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगी एज अ टीचर कि जब भी क्वेश्चन कोई आए तो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन एंड सी कि वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। तो बजाय इसके कि केवल आंसर बताया जाए, लेट मी जस्ट गो टू द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज स्कीम एडवर्टाइजिंग एक्चुअली? स्कीम से आप क्या समझते हैं? अभी हमने बात करी डायरेक्ट प्रमोशन, सेल प्रमोशंस और डायरेक्ट मार्केटिंग की। तो इसमें स्कीम्स की हमने बात करी, जब दी जाती है कुछ फ्री ऑफर्स, कुछ एक्स्ट्रा इन वेट या फ्री ट्रायल्स दिए जाते हैं, जैसे नेस्कैफे की मैगी कॉफी के साथ आपको फ्री मग्स दिए जा रहे हैं, या कहा जा रहा है कि अर्बन क्लैप जो एक सर्विस इंडस्ट्री है उन्होंने बीच में एक प्रमोशनल स्कीम शुरू करी। स्कीम वर्ड पे प्लीज ध्यान दीजिएगा व्यूअर्स कि आप अगर ये हेयर कलर खरीदेंगे लॉरियल का तो ये कूपन कोड लगाएंगे तो हमारी ब्यूटिशियन घर आकर के आपकी ये कलर फ्री करके जाएंगी, क्योंकि वो अपने ब्यूटी सर्विसेज को नया नया प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। तो स्कीम एडवर्टाइजिंग कब यूज की जाती है? जब कोई प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आता है और लोगों को उसकी ओर आकर्षित करना होता है। तो अब आप ये देखिए किसको आकर्षित करना होता है। क्या इंस्टीट्यूशंस को आकर्षित किया ये स्कीम्स देने से? क्या कोई कंपनी उनसे जुड़ी? नहीं। क्या ये बहुत क्रिएटिवली अच्छा एड था कि आपको याद रह जाएगा कि वाह क्या मजेदार एड मैंने देखी थी कभी? क्या इसमें कोई क्रिएटिविटी है? नहीं। इंटरनल क्या होता है? अगर हम पब्लिक रिलेशंस की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक्स होती हैं। एक्सटर्नल पब्लिक्स आपकी बाहर कंज्यूमर्स और इंटरनल पब्लिक्स आपके साथ काम करने वाले लोग।
तो क्या वो लोग जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कुछ फायदा हुआ? उनकी सैलरी हाइक मिली, उनको बोनस मिला? नहीं। तो ये स्कीम एडवर्टाइजिंग से किसके लिए प्रमोशन हुआ? स्कीम एडवर्टाइजिंग एम्स एट हुज प्रमोशन? किसको अपने साथ जोड़ा गया? कंज्यूमर्स को। राइट। तो जब भी आप कोई भी आपको टर्म आती है, जब आपको एमसीक्यू आता है, तो प्लीज ये ध्यान दीजिए कि उस चीज को, जरूरी नहीं है आपने वो क्वेश्चन कभी सुना हो। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं बताइए नया एमसीक्यू आ गया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं था। कोई बात नहीं, आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है ना, तो आप उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाइए और आपको आंसर यूं समझ में आ जाएगा। सो डू यू गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Yeah, it's customers, Great. consumers. So let's Of move on course. to the second question. Theme advertisements normally contain, here they are talking about theme advertisements. Now what are theme advertisements, Kritika? Let us talk this to you about. आपको क्या लगता है theme advertisements क्या होता है? We'll talk about this, ma'am. एक बार options देख लेते हैं. जरूर. So option A is discount data, option B is emotional appeal, option C is investment information, and option D is colorful slang. Okay. तो थीम एडवर्टाइजमेंट्स होते क्या है, पहले ये देखिए। वो एड जिसमें एक थीम चल रही होती है और जो आपको बहुत ऐसा लगता है कि आंसू ला दे आंखों में या हंसी ला दे आपके चेहरे पे, जहां से आपको कुछ स्ट्राइक करता है इमोशनली। अगर हम चाय की एड लें, रेड लेबल की एड आती थी कि इट वाज हैड अ थीम ऑफ रिलीजियस अपनापन, कि एक कपल है वो अपने घर पे आते हैं और उनकी पड़ोसी हैं, वो कहती है आइए चाय पिएंगे, तो व्यक्ति कहता है नहीं, और हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि उनके धर्म अलग हैं वो थोड़े अनकंफर्टेबल है उनके घर जाने के लिए, पर जैसे उन्हें चाय की खुशबू आती है वो बोलते हैं एक प्याला हम भी पिएंगे, और वो तीनों लोग इकट्ठे बैठ करके चाय पीते हैं और पड़ोसियों में बॉन्डिंग हो जाती है, धर्म वाली बात पीछे चली जाती है और पड़ोस और दोस्ती साथ में आ जाती है। वो एड बहुत फेमस हुई, लोग उसके बारे में बात करते थे, उसमें एक थीम रन कर रही थी। आजकल अगर हम देखें सर्फ एक्सेल की रमजान की एड, दाग अच्छे हैं से उन्होंने उस एड का थीम बदल के करा, नेकी अपना रास्ता ढूंढ लेती है, नेकी नहीं रुकती, जहां पे एक छोटा बच्चा है और वो अलग अलग लोगों की हेल्प कर रहा है लॉकडाउन में होने के बावजूद, अपने घर, अपने पड़ोसियों, चौकीदार, पुलिसकर्मी की हेल्प कर रहा है और उसमें उसको दाग लग रहे हैं। वो एड सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो गई, वो थीम है। तो अब आप बताइए क्या कोई डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है? उस एड में आपसे कहा भी नहीं जा रहा कि ये चीज आप खरीद लीजिए, डिस्काउंट तो दूर की बात है। इट इज अपीलिंग ऑन योर इमोशंस। तो जो आपका ऑप्शन बी है इमोशनल अपील, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी कोई बात नहीं हो रही, कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं की जा रही। स्लैंग्स कौन से होते हैं अगर बात करें, यदि आपको कोको कोला की एक एड याद हो जिसमें आमिर खान कहते हैं अरे वाह गन्ने के खेत में टमाटर, फिर वो दो लड़कियां आती हैं और उनको वो देते हैं, तो गन्ने के खेत में टमाटर, दिस वाज अ कलरफुल स्लैंग जो बहुत पॉपुलर हो गया था, जो लैंग्वेज में एक तरीके से शब्दों का हेर फेर करके मजेदार चीज क्रिएट की जाती है। तो ये इन एड्स की, अगर थीम एड्स की बात करें तो वो बिल्कुल आपके जहन, आपके इमोशंस, आपके दिल और आपकी छोटी छोटी जो आपकी फीलिंग्स हैं उन पे काम करते हैं। Right. So if we get the answer for this question, so here the answer is emotional appeal. Now we move on to the third question. The third question says the principal feature of marketing communication is A is surplus demand, B is product life, C is hidden prices, and D is two-way communication. So here they are asking about marketing communication. और आज के क्लास में हमने बात भी करी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की। हमने देखा मार्केटिंग कम्युनिकेशन कब होती है, जब आप तक पहुंचने की कोशिश की जाए। हमने देखा कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन में टारगेट ऑडियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी ऑडियंस कौन है, जब आपसे पूछा जाए, आप मार्केटिंग के लिए फीडबैक्स लिए जाते हैं, कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं, उसके विनर्स डिक्लेयर करके बोला जाता है कि आइए, अपने टारगेट ऑडियंस को रीच करने के लिए हर चीज की जाती है। मैं ऑनलाइन का एग्जाम्पल दूंगी। आजकल Amazon पे क्विज होती है, आप लोग क्विज वो खेलते हैं, फिर कहा जाता है कि अब आप लकी ड्रॉ का पार्ट बनेंगे। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, सब ने ऑनलाइन गेमिंग शुरू कर दी है, जहां पे मार्केटिंग की जा रही है कि आप किसी भी बहाने से हमारी वेबसाइट पे आए, क्योंकि अब खरीदारी तो आप कम कर रहे हैं, लॉकडाउन है, प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं हो रहे हैं घर पे, लोगों की सैलरीज कम हो गई, लेकिन आप हमें भूल ना जाइएगा, हम फ्लिपकार्ट, Amazon, ग्रोफर्स, पेटीएम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो दूसरे तरीके से वो अपने ऑडियंस को लाना चाह रहे हैं अपने पास, which is gaming.
ऑनलाइन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब की जाती है, तो अब आप देखिए क्या ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन सरप्लस डिमांड की बात कर रही है? आप यूं देखिए, जब डिमांड बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट्स कम है, तब तो यूं भी किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं, तब तो लोग खुद ही आकर के उसे खरीद लेंगे। प्रोडक्ट लाइफ क्या होता है ये किसी और क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक प्रोडक्ट कभी शुरू होता है, अभी नया नया इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसकी बिक्री बहुत बढ़ने लगती है, फिर लोग उसमें ट्रस्ट करने लगते हैं, और फिर एक कंपटीशन आकर के उस प्रोडक्ट को मार देता है और नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। सो दिस इज हाउ इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पर क्या यहाँ पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोडक्ट लाइफ की बात हो रही है? नहीं। क्या इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन में कोई हिडन प्राइजेस है, कोई ऐसी चीज जो आपको बताई नहीं गई, शिपिंग चार्जेस या कुछ नहीं? ये कम्युनिकेशंस तो प्योरली अपने टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, उनका फीडबैक लेने की कोशिश करती है। तो फीडबैक इज अ प्रोसेस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली। So let's move on. तो जब हम ये डिस्कस कर रहे कृतिका, हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ रट ना ले लोग इन आंसर्स को, वो समझे कि इन आंसर्स तक कैसे पहुंचे, ताकि जब हम भी देखो पेपर बनाते हैं एज टीचर्स, वी आल्सो मेक पेपर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सिंपल, तो कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट को टेस्ट करना, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फंडा कितना क्लियर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज ये ऑप्शंस भी अगर हमें पता होंगे इनके आंसर, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये भी क्वेश्चन फॉर्म में दे कैन आस्क। बिल्कुल, जब उल्टा तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बना लिया जाता है, तो ये वाले भी आप आंसर कर पाएंगे। कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन मैम। The number of agate lines of advertising printed in a specific period is known as A is lineage, B is kerning, C is label head या फिर D Jim dash। अब इस क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर ने कितनी समझदारी या चालाकी से स्टूडेंट से दो चीजें पूछ ली। यदि आपको पता नहीं होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेट लाइंस, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो पहले देखिए कि अगेट लाइंस क्या होती है। Agate lines is a term that came into use for desktop publishing and word processing. It is the term used to describe a standard print advertising space, which is commonly used in newspaper advertisements. यानी न्यूज़पेपर में जो एड है उसकी जो स्पेसिंग है, जब उसकी आपको कॉस्ट निकालनी होती है ना कि कितना स्पेस लिया इस एड में, तब अगेट लाइंस का यूज किया जाता है। अगेट लाइन का अगर मेजर देखें, इट इज 1 कॉलम विथ। आप लोग अवेयर होंगे कि कॉलम क्या होता है। न्यूज़पेपर में 8 कॉलम्स होते हैं, मैगजीन्स में 4 या 6 होते हैं। तो एक कॉलम कितना वाइड है? बाय 1 अगेट डेप्थ, विच इज 1/4, 1 इंच का 1/4 इंटू 1 कॉलम विथ, दैट इज द अगेट लाइन। जो उसकी डेफिनेशन है वो है। नाउ क्योंकि अगेट लाइंस अलग अलग होती हैं पब्लिकेशन में, तो इसलिए इनका कोई स्टैंडर्ड रेट या इनकी कॉस्टिंग स्टैंडर्ड नहीं होती, क्योंकि हर पब्लिकेशन का कॉलम विथ चेंज होता रहता है। सो अगेट लाइन से आपको समझ में आया कि ये होता क्या है। एक एडवर्टाइजमेंट का प्रिंट स्पेस मेजर करने का ये एक तरीका है। अब आइए, जो 4 ऑप्शंस हैं आपको इनके बारे में भी जानना जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि नंबर ऑफ अगेट लाइंस इन एडवर्टाइजिंग प्रिंटेड इन अ स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज व्हाट। यदि आपको ये देखना है कि ये एडवर्टाइजिंग स्पेस एक हफ्ते में इस ब्रांड ने कितना एडवर्टाइजिंग स्पेस इस न्यूज़पेपर में लिया, तो उसका मेजर क्या है। अब देखते हैं लाइनेज क्या चीज है। लाइनेज इज अ टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। जब न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एड्स आते हैं ना, तो टोटल कितनी लाइंस है, उसकी कॉस्टिंग के पर्पस के लिए लाइनेज होती है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर लाइनेज है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग स्पेस से जुड़ी ये दोनों टर्म्स है, कितनी स्पेस ली और कितनी स्पेस की कॉस्टिंग दी गई। सो दैट इज लाइनेज। बट लेट अस लुक एट द अदर टर्म्स कृतिका। ऑप्शन 2 जो कैरिंग है, व्हाट इज कैरिंग? Carrying refers to the space between individual letters or words. जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो ग्रेटर रीडेबिलिटी के लिए यदि आप स्पेसिंग कम रखेंगे, आप 1 पॉइंट स्पेस रखेंगे, 2 पॉइंट रखेंगे शब्दों में, तो पढ़ना कैसे आसान हो जाएगा और क्विकली कोई आपका विज्ञापन प्रिंट में कैसे पढ़ेगा, उसका एक क्रिएटिव मेजर है कैरिंग। कैरिंग स्पेस कितनी रखनी है। तो कैरिंग इज अ मेजर ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड्स और लेटर्स। लाइनेज इज अ मैटर ऑफ कॉस्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ लाइन्स। Agate lines is again a measure of how many lines are published in an advertisements. What is a label head? किसी भी एड के ऊपर यदि आपको कोई बॉडी कॉपी के ऊपर कुछ हेडिंग दिखती है, वो लोगो भी हो सकता है, वो कोई शब्द भी हो सकते हैं, वो कोई एक आपकी जो है एड कॉपी के ऊपर में एक टैग लाइन भी हो सकती है, तो these are known as label heads. Now what is the fourth term that we have? It is Jim dash. Jim dash क्या होता है?
एक छोटा सा प्रिंटेड डैश, कई बार आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में एक हेडिंग होता है और उससे जुड़ी कई सारी स्टोरीज उसी हेडिंग में ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बोले कि बैंक फ्रॉड्स, और पिछले दिन में 6-7 बैंक फ्रॉड्स का इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के पास आ गया, और वो एक हेडिंग दे दें, बैंक फ्रॉड्स आजकल तेजी से किए जा रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान लोग स्पैमिंग मेल्स भेज रहे हैं, और फिर उससे जुड़ी 3-4 न्यूज आइटम्स वो लोग दें. उन न्यूज आइटम्स को सेपरेट करने के लिए एक छोटा सा डैश जो यूज किया जाता है इन द डेस्क ऑफ न्यूज़पेपर्स. So these are known as dim dashes, right? So you know what is the dim dash now? Yeah. It is a dash used to separate similar news stories under the same heading. What is the label head? It is the heading that goes with a particular advertisement, which can be a logo or a tagline. What is carrying? It is spacing between specific words or characters to give it a better readability. And what is lineage? It is the number of lines in a classified advertisement which is used for the purpose of costing. So Right. what is the answer here? Lineage. Lineage. So let's move on to the, let's quickly take up the fifth question, which will be the last question for today. The question here is, the number of readers who can recall of seeing advertisement is referred to as, option A is net recall, option B is gross recall, option C is noting score, या फिर option D is recall score. Right. तो आइए इन सब टर्म्स को अलग अलग से देखते हैं. व्हाट इज नेट रिकॉल? नेट रिकॉल का एक सिनोनिम है एड रिकॉल. एड रिकॉल और नेट रिकॉल एक ही मीनिंग है. इट इज अ मेजर ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, जहां पे एक सैंपल लिया जाता है रिस्पोंडेंट्स का, उनको एक एड दिखाई जाती है और कुछ समय बीतने के बाद उनसे उस एड के बारे में पूछा जाता है कि उनको वो एड याद है या नहीं. यदि 10 में से 5 लोग बोलते हैं हाँ हमें वो एड याद है, तो हम बोलते हैं कि नेट रिकॉल ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इज 50%. तो जब भी एड को रोल आउट करना होता है रियल वर्ल्ड में, क्योंकि एक बहुत कॉस्टली चीज है न्यूज़पेपर या टीवी पे एड को दिखाना, तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है कि इसका जो थीम है, इसकी जो स्टोरी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो लोगों को याद भी रहता है कि नहीं. सो नेट रिकॉल और एड रिकॉल इज द मेजर ऑफ हाउ मेनी पीपल आर एबल टू रिमेंबर दैट एड. Second is gross recall. Gross recall का प्राइवेट है brand recall. It is the percentage of individuals who can recollect the brand. Usually क्या होता है, एक ad तो आपको याद रह जाती है, लेकिन यार वो किस चीज की ad थी वो याद नहीं आ रहा. और कई बार तो लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव ब्रांड की ad उसको नेम कर देते हैं. ओले की ad देख के यदि कोई बोले कि किसी रिंकल फ्री क्रीम की ad थी शायद पॉन्ड्स की, तो ओले के पैसे तो चले गए बर्बाद, वो मशहूरी या वो विज्ञापन दिखाने के. तो आपका ब्रांड उस ad में रिकॉल हुआ कि नहीं, that is gross recall. Now we come to noting score. Number of readers who can recall seeing that ad. यदि आप पूछें कि भाई मंडे के न्यूज़पेपर में ये एड आई थी, याद है? हाँ याद है. तो वो जब लोग बोलते हैं ना कितने लोगों को वो याद है, that is the noting score. What is recall score? Advertising recall या फिर recall score, दोनों synonyms है. It is a measure that the marketers use to gauge the effectiveness of the advertisement. This is a method जहां पे डे आफ्टर रिकॉल, फॉर इंस्टेंस अगर कोई एड आपको दिखाई गई और उसकी एफिशिएंसी दिखाने के लिए टेलीविजन कमर्शियल की अगले दिन पूछा जाए कि उनको याद है कि नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल सिर्फ एक ही चीज में यूज हो रहे हैं, नोटिंग स्कोर में. बाकी नेट रिकॉल और ग्रॉस रिकॉल परसेंटेज होती है और रिकॉल स्कोर भी एक परसेंटेज का वैल्यू है. तो जब नंबर ऑफ रीडर्स हु कैन रिकॉल सीइंग द एडवर्टाइजमेंट्स की बात है, तो दिस इज नोटिंग स्कोर. जब आप परसेंटेज ऑफ रीडर्स सीइंग अ पर्टिकुलर एड कहते तो क्या आता, नेट रिकॉल. यदि आप कहते परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु कैन रिकॉल योर ब्रांड, तो क्या आंसर आता, ग्रॉस रिकॉल. और यदि आप कहते percentage of readers who can still recall the ad after a day passes, then it is the recall score. But when you are saying number of readers, then the answer is C, which is noting score. Right. So I hope ये चारों अगर आ जाए तो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे. राइट मैम, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. और हम नेक्स्ट अगर हमारे व्यूअर्स चाहेंगे कि कोई टॉपिक वो आपसे पढ़ना या किसी पर्टिकुलर टर्म को, सो व्यूअर्स यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन and we'll contact ma'am and we'll call her again to take a class for you all. And आज के लिए we are very glad that you joined Gyan for Media ma'am, and thank you very much
आपने बहुत अच्छे से you explained each and every term. So let me tell you that ma'am is NET JRF in 2 subjects, in mass communication and in psychology. तो मैम प्लीज आप हमारे नेट एस्पिरेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दीजिए कि हाउ दे कैन हाउ दे कैन क्लियर नेट एग्जाम इजीली. Of course, cracking the NET exam or any other competitive exam is no rocket science, कृतिका. एक बोनस जो आप पूछ रही हैं, जरूर टिप आपके व्यूअर्स को, जो मेरे लिए तो स्टूडेंट्स हो गए. सो जब हम एज एग्जामिनर्स पेपर बनाते हैं तो हमारे मन में ये होता है कि हाउ क्लियर द पर्सन इज विद द कॉन्सेप्ट्स. तो टिप नंबर 1 इज प्लीज डोंट गो टू कि हमने पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख लिए और रट लिया. आप भले पुराना कोई क्वेश्चन पेपर ना देखें, पुराना कोई एमसीक्यू ना देखें. When you are clear with the subject or the concepts, जो भी आप पढ़ें, प्लीज कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी रखें और रट्टा बिल्कुल ना लगाएं. डोंट रिलाई ऑन मगिंग अप. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज enjoy your subject, be it advertising या journalism है या media laws है आपका syllabus में. When you start enjoying it and you start relating it to the world around you, वो चीज आपके दिमाग में इतने अच्छे से रह जाती है कि सालों बाद भी आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. So my tip to all the students is just enjoy your subject, have the clarity of your concepts, और फिर कोई भी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कभी भी क्लियर करने से चूक ही नहीं सकते. Just relish what you are reading. और एक और बात बताऊं कृतिका, आप लोग बहुत लकी है कि मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं. वी आर नॉट लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स की भाई पता नहीं कहां जाके कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. मैथ्स कॉम का कॉन्सेप्ट तो आपके जीवन में रोजमर्रा की चीजों में ही अप्लाई होता रहता है. सो जो आज हमने मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पढ़ा, आप अपने आसपास उसे देखिए और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके जस्ट लिव योर सब्जेक्ट. दैट इज ऑल आई वांट टू से. राइट. थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम एंड फॉर एनलाइटनिंग अस विद योर नॉलेज. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ज्ञान फॉर मीडिया. Also press the bell icon which is given on the right hand side of your screen to never miss an update from Gyan for Media. Yes, press the bell icon and prepare well.